नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। और आज बातें बाजार की में बातें हैं आईपीओ की। जी हां साथियों, जैसा आप सभी से हमने प्रॉमिस किया था कि जिस तरह आप लोग बातें क्रिप्टो की सुने हैं, ऐसे ही अब बातें आप आईपीओ की भी सुनिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो चाहते हैं कि वो आईपीओ से इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने लिए प्रॉफिट यानी मुनाफा निकाल करके साइड हो जाएं। उनकी नौकरी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में आईपीओ भी उनके लिए एक ऑप्शन हो। तो आज जो मैं आपके सामने सीरीज लेकर आ रहा हूं, इसमें आज के ही आज हम आपको आईपीओ लेने से लेकर कि आईपीओ में पार्टिसिपेट कैसे करना है, आईपीओ के लिए जरूरी क्या है, आपको आईपीओ से जुड़ी हुई तमाम प्रकार के डाउट्स आज के सेशन में क्लियर कर दिए जाएंगे। यहां से आगे इसी सीरीज में हम पिछले साल किन आईपीओज ने कैसा परफॉर्म किया वो भी आपके सामने रखेंगे। और तो और हर हफ्ते आने वाले या फिर 2 हफ्ते के अंदर आने वाले जो बेहतरीन आईपीओ जिनका वेट बहुत है, जिनका जीएमपी हाई है, उनके बारे में भी आपके सामने जिक्र करते चलेंगे। ये सारा प्रयास इसलिए क्योंकि आप इधर-उधर जहां-तहां आईपीओ की तलाश में रहते हैं, तो आज से आप ये जिम्मेदारी हम पर छोड़ें और हम आपके लिए इस पूरे काम को बेहतरीन तरीके से लिए चलते हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह एकदम शून्य से शिखर तक की यात्रा। और उसमें सबसे पहला सवाल कि यार ये आईपीओ होता क्या है। सवाल में फुल फॉर्म को अगर तलाशा जाए तो शब्द है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक पब्लिक बोले तो आप और हम, जनता को ऑफर किया जा रहा है। क्या ऑफर किया जा रहा है? आज मेरे पास एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड के मेरे पास 100% शेयर हैं। 100% शेयर का मतलब 100 शेयर नहीं होते। ये 1000 शेयर, 1 लाख शेयर, 1 करोड़ शेयर, 10 करोड़ शेयर मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने मेरे पाई को कितने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है। अगर मैंने 100% शेयर 1 लाख शेयर को कहा है, यानी कि एक शेयर मेरा अपने आप में 100 शेयर के बराबर है, या 1000 शेयर के बराबर, 1% शेयर मेरा 1000 शेयर के बराबर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं किसी कंपनी के अंदर 0.001% शेयर भी परचेज कर सकता हूं। बात प्रतिशत में हो या नंबर ऑफ शेयर में हो, कुल मिलाकर आपको हिस्सा उसी बड़े व्हील का बनना है, यानी 100% शेयर का बनना है। अब कोई भी कंपनी आईपीओ लाती क्यों है, मतलब आईपीओ का अर्थ क्या है, उसको समझें। उससे पहले इस कारण को समझें कि पब्लिक के पास कोई कंपनी जा क्यों रही है। एक्स वाई जेड नाम की जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये चाहती क्यों है कि ये पब्लिक में पहुंच जाए, जनता के बीच पहुंच जाए। इसे हम आसान रूप से समझते हैं। मैंने अक्सर पेन का उदाहरण लिया है, फिर से मैं एक बार आपके सामने अपने पेन की बिकवाली के लिए आपके सामने हूं। मेरा पेन बड़ा करामाती है। मेरी एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड ने इस पेन को बनाया है। फिलहाल इस साल हम लोगों ने 1 लाख पेन बनाए हैं। 1 लाख पेन से ज्यादा बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जितना बजट है, जिस बजट से हम अपने पेन को बनाते हैं, जितना मार्केटिंग कर पाते हैं, जितना सेल कर पाते हैं, उससे हम 1 लाख का ही टारगेट हद मार के पूरा कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम 1 लाख से ज्यादा पेन बनाएं, लेकिन इसके लिए मुझे मार्केट से कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, मुझे धन की जरूरत पड़ेगी। मुझे चाहिए कि कोई मुझे पैसा देकर के मेरी एक बड़ी और फैक्ट्री लगवा दे। लेकिन ऐसा करने के लिए पैसा आए कहां से, इसके 2 तरीके हैं। या तो मैं किसी बैंक से जाकर उधार मांग लूं, या जनता से जाकर उधार मांग लूं। बैंक से जाकर उधार मांगने की तरह ही मैं हो सकता है कि अपने स्टॉक्स को किसी प्राइवेट व्यक्ति को कर्जा दे करके, उधार दे करके कि भैया ये पकड़ लो, मुझे उधार दे दो। आसान भाषा में मैं उधार मांग करके भी पैसा ला सकता हूं, या मैं जनता पर विश्वास कर सकता हूं कि मेरे इस प्रोडक्ट में इतना दम है कि मैं जब आम जनता के सामने जाकर यह कहूंगा कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको कंपनी दूंगा, तो हो सकता है वो मुझे पैसा देने चले आए। बस यहीं से शुरू होती है जनता के बीच किसी कंपनी के पहुंचने की यात्रा। लेकिन सवाल बड़ा खड़ा है। कंपनी आपको बड़ी बनानी है, जनता आपके साथ पैसा लगाने क्यों आएगी भाई? आपकी एक कंपनी जो ऑलरेडी 1 लाख पेन बना रही है, उसे 2 लाख पेन बनाने हैं। पैसे की जरूरत आपको है, भूख आपकी बड़ी हुई है, हम इसमें इंटरेस्ट क्यों लें? तो यहीं से कहानी शुरू होती है आपके इंटरेस्ट की, क्योंकि यही इंटरेस्ट हर व्यक्ति कंपनी के आईपीओ में रखता है। क्या है कहानी? कहानी यह है कि जब मेरी कंपनी 1000 पेन 1 लाख पेन बनाती थी, तो उस कंपनी की वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए थी। मतलब मार्केट में उस कंपनी का भाव मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए का था। लेकिन जैसे ही यह कंपनी 2 लाख पेन बनाने लगेगी,
हो सकता है मेरी कंपनी का भाव डबल हो जाए। लोगों को उम्मीद जगने लगे कि एक तो एक दिन ये 3 लाख पेन भी बनाएगी, एक दिन तो ये पूरे देश के अंदर पेन ही पेन बेचेगी, एक दिन तो वर्ल्ड क्लास पेन बना के बेचने लगेगी, हर कोई व्यक्ति इसी का पेन ले रहा होगा। संभावनाओं का बाजार खुलता चला जाता है। और शेयर बाजार तो है ही संभावनाओं का बाजार। जब लोग उम्मीद करने लगे आपसे कि आपका ये ब्रांड तो भाई साहब रॉकेट हो जाएगा, उम्मीदों से ऊपर निकल जाएगा, लोगों को उम्मीदें लगने लगती हैं कि आज तो ये जो दिख रहा है एक दिन बेटा बड़ा होकर बाप का नाम करेगा। कहानी यहीं से चल पड़ती है। मतलब जिस पेन की कंपनी ने अभी तक 1 करोड़ की वैल्यूएशन बनाई थी अपने दम पर, उसे जैसे ही जनता के बीच जाने का मौका मिला, उसने जनता को सपना यह दिखाया कि आप मुझे धन दे दो, मैं आपके धन से 1 लाख की जगह 2 लाख पेन बनाऊंगा, और जैसे ही पेन बनाने लगूंगा जनता में देखना मेरे ब्रांड की इमेज बढ़ने लगेगी। आपने अगर मेरा एक शेयर 100 रुपए में खरीदा है, आप देखना जब मैं 2 लाख पेन बनाने लगूंगा ना, आपके शेयर की कीमत 200 रुपए हो जाएगी। और तो और मार्केट में हर व्यक्ति चाहेगा कि एक दिन ये कंपनी बहुत बड़ी बनेगी, तो वो आपसे कहेगा कि प्लीज आप मुझे ये शेयर दे दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस यात्रा का हिस्सेदार मैं बनूं। ये बिल्कुल वही बात है। कहते हैं कि विप्रो में अगर कभी किसी ने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज वो 1000 करोड़ का आदमी होता। 40 साल पहले की इस कहानी को जब जब सुनते हैं तब तब ये लगता है कि काश उस समय किसी ने 100 रुपए लगा दिए होते। ये बिल्कुल वैसे ही है कि किसी कंपनी के इनिशियल टाइम्स में अगर आप इन्वेस्टर बनकर निकले हैं, तो आने वाले समय में क्या पता आपके उस छोटे से हिस्से का भाव कितना बढ़ जाए। यहीं से शुरू होता है कंपनी में भागीदार बनने का कार्यक्रम। लेकिन साहब ये होता कहां है, ये बाजार लगता कहां है, लोग अपने साथ हिस्सा हमें बनाते कहां हैं? जवाब है शेयर बाजार। शेयर बाजार ये क्या होता है? कहानी कुछ इस तरह से है, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि सब्जियां सब्जी मंडी में बिकती हैं, सोना गोल्ड मंडी में बिकता है, शेयर भी बिल्कुल शेयर मंडी में बिकता है। शेयर मंडी जो है वो बाजार के अंदर लिस्टेड कंपनीज के लिए, अब इसको थोड़ा और हम कभी इतिहास में लेकर चलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि कभी शेयर हाथ से खरीदे और बेचे जाते थे, आजकल उन शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से खरीदा और बेचा जाता है। आप किसी कंपनी का अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो उस कंपनी के हिस्से को आपको देने के लिए डीमैटेरियलाइज्ड तरीका अपनाया जाता है। मतलब समझिए, कभी आप लोगों ने रेलवे का टिकट प्रिंट निकलवा कर टीटी को दिखाया होगा, समय बदला, आप मोबाइल से पीडीएफ दिखाकर टिकट का वैलिडेशन प्राप्त करने लगे। यह कागज बचाने की प्रक्रिया केवल कागज बचाने तक नहीं थी, इसके साथ बहुत सी चीजें जुड़ी थी। आपको दुकान पर लाइन में लगने से बचना पड़ा, काउंटर पर जाने से बचना पड़ा। बिल्कुल शेयर के साथ भी यही हुआ। शेयर पहले इन हैंड दिए जाते थे, खरीदे और बेचे जाते थे, लेकिन जब समझ में आने लगा कि हर आदमी मुंबई थोड़ी पहुंचेगा, या हर आदमी के लिए इतना पोस्टल खर्चे थोड़ी करने होंगे, तब सरकार ने एक सुरक्षित तरीका निकाला डीमैटेरियलाइज्ड करने का, यानी कि शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल दिया जाए। और यहीं से, उस फॉर्म से ही नाम निकलकर आया डीमैट का। डीमैट डीमैट साथियों, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, जहां पर आप अपने उस शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज आप यूपीआई के लिए फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम पे के माध्यम से अपने कैश को रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप अपने शेयर को एक अकाउंट में रख पाते हैं, यानी कि कंपनी की हिस्सेदारी को उतने ही सुरक्षित तरीके से जैसे आप यूपीआई के माध्यम से वॉलेट में अपने पैसे को रखते हैं। अर्थात अगर आप बैंक अकाउंट का महत्व समझते हैं, आप अगर यूपीआई का मतलब समझते हैं, आप अगर वॉलेट का मतलब समझते हैं, तो आपको डीमैट का मतलब समझने में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डीमैट, अगर आप शेयर परचेज करना चाहते हैं, जिस तरह से बैंक में पैसा रिसीव करने के लिए अकाउंट जरूरी है, ठीक वैसे ही अगर आप शेयर परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट जरूरी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है। अकाउंट का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहां जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोल सकते हैं। चूंकि यह आपकी जानकारी पैसे से जुड़ी है, इसीलिए आप अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रखिएगा, पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज लेकर बैठिएगा। वो एक प्रोसेस है जिसे अवश्य पूरा करिएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल बात पैसे की है। आगे बढ़ते हैं। ये पूरी जानकारी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, थॉट आने लगती है कि मुझे किसी कंपनी का हिस्सा परचेज करना है, मैं कैसे ये परचेज कर सकता हूं? सो सिंपल,
आपने जो अभी अकाउंट खोला है, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में आपको शेयर किया है, आप जब इस अकाउंट को खोलेंगे, आप इसके पेज पर पहुंचेंगे तो आपको यहां तमाम प्रकार के ऑप्शंस दिखने लगेंगे। उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा आईपीओ का ऑप्शन। आईपीओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का ऑप्शन। आप जब उसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने कई और ऑप्शंस खुल के आने लगेंगे। वो आपको बताएंगे कि हमारे पास कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो अपना हिस्सा देने के लिए इस समय उपस्थित हैं। आप उनके बीच में हिस्सेदार बन जाइए और जाकर के वहां से अपनी दावेदारी कर दीजिए। सर ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बिल्कुल वैसे है जैसे टिकट बुक कर लिया हो, जाकर के मूवी टिकट बुक करने जैसा लगा हो। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि आप कोई सौदा करें, उससे पहले कुछ बुनियादी जानकारी जान लेते हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं ताकि कभी आपको इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल बचे ही नहीं। कैसे सवाल? अल्टीमेटली आप जब बात पैसे से रिलेटेड कर ही रहे हैं, तो हमारे पास में इतने सारे प्रश्न जुड़कर आते हैं कि सर अगर मैंने आईपीओ के अंदर आवेदन किया और मेरे आवेदन के बाद मुझे शेयर नहीं मिला तो क्या होगा? मैंने आवेदन किया, मेरा पैसा अटक गया तो क्या होगा? मैंने आवेदन किया, जितने के लोग दावेदारी कर रहे थे उस दावेदारी से कम दाम बाजार में निकले तो क्या होगा? तमाम प्रकार के प्रश्न, आइए एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं। लेकिन हां, जब हम आगे बढ़ें तो थोड़ा इतिहास भी जान लें। ये जो बात मैं आपको आज बता रहा हूं, ये कोई पहली बात नहीं है। भारत में इसका इतिहास, दुनिया में इसका इतिहास रहा है। आईपीओ के बारे में सबसे पहली जानकारी मिलती है 1602 में, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी आम जनता से पूंजी जुटाने के लिए आईपीओ लेकर आई थी। और जब तक बात हो भारत में, तो 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की वो पहली कंपनी बनी थी जो शेयर बाजार में आम जनता से पैसे मांगने आई थी। इसका एक बहुत ही शानदार सीन है, अगर आपने गुरु मूवी देखी हो तो उसमें इस सीन को ही दिखाने का प्रयास किया गया है। जब धीरू भाई अंबानी का रूप निभाते हुए गुरु भाई ने कहा कि हम जनता के बीच में हैं और जनता से पैसा चाहते हैं, बड़ा ही आइकॉनिक सीन है। और उस सीन से यह दिखाने का प्रयास है कि जनता से पैसे मांगकर कोई कंपनी कैसे पब्लिक कंपनी बनती है। भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो 1977 में रिलायंस वो पहली कंपनी बनती है जो आती है बाजार में आईपीओ लेकर के। साथियों, मार्केट में पैसे जुटाने के तरीकों में आईपीओ वो पहला तरीका है जिसे शेयर बाजार के जानकारों के रूप में आपको पता होना चाहिए। इस बात को मैं थोड़ा और आसान तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। इस बात को कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि आप बाजार में हैं और बाजार में आपका उद्देश्य है कि आप पैसा बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जब मैं आपके सामने बात आईपीओ की कर रहा हूं तो आईपीओ को थोड़ा सा और बेसिक अंदाज में लेकर चलते हैं। हम एक्स वाई जेड कंपनी के पास पहुंचते हैं। एक्स वाई जेड कंपनी से पूछते हैं कि भैया हम आपकी कंपनी के अंदर हिस्सा चाहते हैं। कंपनी वालों ने पूछा कि बिल्कुल दे देंगे, हमारा एक शेयर आपको 100 रुपए का मिलेगा। बोले ठीक है। हमने उनसे पूछा भैया इस एक शेयर का करेंगे क्या आप? बोले सर किसी दिन आप जब बड़े बन जाएंगे तब हम इस 100 रुपए के शेयर को 200 रुपए में बेचेंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया, यानी कि आप इस शेयर को अपने पास संभाल कर रखना चाहते हैं? बोले हां। मतलब आप हमारे साथ मालिक बन के नहीं रहना चाहते? बोले नहीं नहीं, मालिक भी बनते हैं क्या? बोले हां। आप अगर हमारा शेयर परचेज कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप हमारे हिस्सेदार हुए। शेयर का हिंदी अर्थ ही तो हिस्सा होता है। बोले ओहो, हिस्सेदार बनकर लेकिन पैसा कैसे मिलेगा सर? मैं तो 100 रुपए में आपका एक शेयर परचेज कर लिया। अब तो अब एक काम करिए, आपको अगर पैसे कमाने का मन है ना तो इसे किसी और को बेच दीजिए। किसी और को बेचने से क्या होगा? आपको जितना पैसा चाहिए आप सामने वाले से मांगिए कि भाई मैं इस शेयर को 150 रुपए में बेचना चाहता हूं, कोई खरीदार है तो इसे ले जाए। अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसे होता है क्या सर? मैं चिल्लाऊंगा क्या 150 में ले लो, 150 में ले लो? जी हां, आप चिल्लाएंगे। कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज में। मेरे प्यारे साथियों, आईपीओ में जब कंपनी लिस्ट होती है तो इसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। यानी कि जब कोई कंपनी बाजार में आकर खुद को सबसे पहले खड़ा करती है कि आओ और हमारा हिस्सा ले लो, इस पूरी प्रक्रिया को प्राइमरी बाजार कहा जाता है। और जब कंपनी प्राइमरी बाजार में पहुंच जाती है और आपके और मेरे जैसे लोगों के पास उस कंपनी के हिस्से आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हम इसे बेचकर पैसा कमाएंगे, तो इसी बाजार को सेकेंडरी बाजार कहते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली ट्रेडिंग असल मायने में इसी सेकेंडरी बाजार की देन होती है।
ट्रेडिंग असल मायने में और कुछ नहीं, शेयर को खरीदना और बेचना ही है। अगर आप में से किसी ने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो फिर वो उन्हें बेचकर मुनाफा कमाएगा या फिर घाटा पाएगा। यही तो ट्रेडिंग में होता है। आपने अपनी तरफ से कोई प्राइस कोट की कि मैं इतने में बेचूंगा, दूसरा व्यक्ति आया कि लीजिए मैं इसे खरीदने को तैयार हूं, मुनाफा आपका हुआ। बस यहीं से ही आपके खरीदे शेयर को खरीदने बेचने की प्रक्रिया सेकेंडरी बाजार में जब पहुंचती है, लोग उसी के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। तो आए दिन जब आप सुनते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लगभग 3000 से अधिक कंपनियां ट्रेड कर रही हैं, सेंसेक्स के अंदर 30 बड़ी कंपनियां ट्रेड कर रही हैं, तो असल मायने में उनके वही आईपीओ के बाद निकले हुए शेयर्स का अब सेकेंडरी मार्केट में खरीद और बेच चल रहा है। आप जब सुनते हैं कि सेंसेक्स 85,000 पार कर गया, इसका मतलब होता है कि जो टॉप 30 कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हैं, उनकी जो बाजार वैल्यू है वो अब 85,000 के अंक को पार कर रही है। यानी कि एक क्यूमुलेटिव तरीका जो यह दर्शाने का प्रयास करता है कि इन 30 कंपनियों ने जितना बाजार भाव बनाया है, प्रति शेयर के हिसाब से वो बढ़ता चला जा रहा है। ये एक पैरामीटर है, इंडेक्स है। ये बिल्कुल वैसे है कि मैं हिमालय की ऊंचाई को कह दूं कि माना कि हिमालय की हाइट x है, बिल्कुल वैसे ही कंपनियों की वर्थ को हमने 85,000 से नाप दिया। कहा कि इससे ऊपर बढ़ेगा तो 85,000 प्लस 1 कह देंगे, और बढ़ेगा तो 85,000 प्लस 2 कह देंगे। बिल्कुल उस तरह से हमारा सेंसेक्स दिखता है। बिल्कुल वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 50 दिखता है, जहां पर हम टॉप 50 कंपनीज के अंदर जो भाव है उसके आधार पर हम वैल्यू तय करते हुए निकलते हैं। खैर, फिर से हम लौट कर आते हैं और बात करते हैं आईपीओ के अंदर चुनौतियां क्या क्या आती हैं, आईपीओ को खरीदते समय क्या प्रक्रिया फॉलो करनी होती है। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि अगर आपको आईपीओ लेना है तो आपको कुछ तथ्य जानकारी के रूप में इसलिए बता दूं कि हमारा देश आईपीओ में धूम मचा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 2025 एक ऐसा समय रहा जिस समय भारत ने 365 दिन में 365 आईपीओ लॉन्च किए। यह जबरदस्त मुकाम था, 365 दिन और 365 आईपीओ, जबकि वीकेंड्स और छुट्टी के समय पर ट्रेड नहीं हो रहा था। मतलब यह था कि ट्रेडिंग दिन से ज्यादा कंपनियां बाजार में आई। सर, कंपनियां बाजार में आती हैं, 365 कंपनियां आई, तो सर उन्होंने अपना हिस्सा बेच के बाजार से पैसा उठाया होगा। बिल्कुल उठाया था। कितना पैसा उठा लिया? 2025 में 2 लाख करोड़ रुपया जनता ने कंपनियों को दिया। सर, ऐसी कौन सी कंपनियां आ गई जो 2 लाख करोड़ से ऊपर उठा गई? चलिए, इन कंपनियों को भी हम आपको थोड़ा आगे बता देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आईपीओ में आने वाली कंपनियों को 2 श्रेणी में बांटा जाता है। 2 श्रेणी में जो कंपनियां बढ़ती हैं, उनमें से वो कंपनियां जो मेन बोर्ड होती हैं, जिनका एवरेज डिमांड बाजार से 100 करोड़ रुपए से अधिक का होता है, वो मेन बोर्ड कंपनियां कहलाती हैं। और वो कंपनियां जो 100 करोड़ रुपए से कम के मामले में ही बाजार से पैसा उठाना चाहती हैं, 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में कहीं कहीं, उन्हें हम एसएमई कंपनियां कहते हैं। अर्थात स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां लिस्ट होने जाती हैं, आईपीओ लेने के लिए पहुंचती हैं, जनता को हिस्से के लिए आमंत्रित करती हैं, वो 2 भागों में बांटी जा सकती हैं, मेन बोर्ड कंपनियां और एसएमई कंपनियां। ध्यान देने की बात यह है, जिनकी वैल्यूएशन, जिनकी डिमांड 100 सीआर से ऊपर है, वो मेन बोर्ड कंपनियां हैं। इन कंपनियों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ही लिस्ट होने का मौका दिया जाता है। वहीं जो एसएमई कंपनीज होती हैं, इन्हें या तो बीएसई में हो लो या एनएसई में हो लो, दोनों जगह नहीं हो सकते, क्योंकि आप अभी कम डिमांड कर रहे हैं, आपको ज्यादा लोगों के एक्सपोजर की जरूरत नहीं है, छोटू सा अमाउंट है, इसके लिए आप जाकर के क्यों बाजार में ठस रहे हो? फंस जाओगे। एक बाजार पकड़ लो, इन्हें छोटा बाजार पकड़ा दिया जाता है। लेकिन हां, ये छोटे हैं लेकिन बड़े नटखट हैं। नटखट इस प्रकार से कि जब ये पैसे उठाने पहुंचते हैं तो इन्हें एक बार में ही ज्यादा पैसा चाहिए होता है। ये कहते हैं सर हम चिल्लर में काम नहीं करेंगे, इतना सा ही तो अमाउंट है साहब, दे दो। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि आप सब्जी मंडी गए, धनिये की दुकान पर धनिया लेकर के एक दादी माँ बैठी थी, उनके पास धनिये का पूरा एक बंडल था। आपने कहा दादी इसमें से 100 ग्राम धनिया दे दो। बोले बेटा 500 ग्राम तो कुल लेके बैठी हूं, पूरा ही ले जाओ ताकि मैं भी घर पे आराम से चली जाऊं। बिल्कुल कुछ वैसा ही एसएमई के अंदर बनी हुई कंपनियां हैं जो डिमांड करती हैं कि साहब हमारे स्टॉक को आप एक ही बार में बल्क में परचेज कर लो। एनीवे, हमारे देश के कुछ उदाहरण एसएमई के अंदर आपके सामने लिस्टेड हैं, जिन्हें लोगों ने जब इनके आईपीओ लिस्ट होने के लिए ओवर सब्सक्राइब कर डाला।
सर ये ओवर सब्सक्राइब क्या होता है? ओवर सब्सक्राइब होता है जब कोई ये कह दे कि हम आ रहे हैं और आते ही किसी स्टॉक का सेलिब्रिटी की तरह इंतजार होने लगे कि ओहो आप आ रहे हो, हम चाहते हैं आपका हिस्सा लेना। सोचिए ना, जिस प्रकार से किसी शहर में कोई बड़ा खिलाड़ी पहुंच जाए, बड़ा अभिनेता पहुंच जाए, नेता पहुंच जाए, तो देखने के लिए जनता जिस तरह से उमड़ पड़ती है, ऐसे ही शेयर बाजार के अंदर बड़ी कंपनियों का माहौल होता है। जब कोई बड़ी कंपनी बाजार में एंट्री कर रही होती है, कहती है कि आओ आपको हम हिस्सा बनाएंगे, तो जनता जो उसके प्रति उमड़ती है वो ओवर सब्सक्राइब में दिखाई पड़ता है। एक शेयर खरीदने के लिए 1000 गुना लोग खड़े थे। सोचिए ना क्या वैल्यू होती होगी। ये बिल्कुल वो वाली बात है जैसे मेसी जब भारत आए तो हर जगह हुजूम उमड़ रहा था एक खिलाड़ी को देखने का। बिल्कुल वैसे ही सोचिए कि एक कंपनी आ रही है, 1000 ज्यादा लोग उसे सब्सक्राइब करके बैठे हैं कि भाई एक शेयर मिल जाए मेरा काम बन जाए। ऐसे ही आपके सामने ये तमाम वो कंपनियां हैं जो मेन बोर्ड कंपनियां हैं और जो देश के अंदर 2025 में काफी चर्चित रही हैं। कुल मिलाकर के आईपीओ लाया क्यों जाता है? आसान आंसर है, क्योंकि कंपनियों को पैसा चाहिए, कंपनियां बड़ा बनना चाहती हैं। आपको आईपीओ क्यों चाहिए? क्योंकि आपको अगर आईपीओ के अंदर हिस्सा मिलता है, आपके पास शेयर आता है, आप उसे बेचकर लाभ कमाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे ही लिस्टिंग हो वो उसके प्राइस से ऊपर जाए और जैसे ही वो प्राइस से ऊपर जाए आप मुनाफा लें और आप कंपनी की ग्रोथ के भागीदार बन जाएं। बस यही करते हुए पिछले 2 साल में भारत के अंदर आईपीओ बाजार 3.8 लाख करोड़ रुपए का खेला खेल गया। और खेले में सबसे बड़ा खेला इस साल यह था कि मेन बोर्ड कंपनियों ने शतक मार दिया। 2025 में 110 मेन बोर्ड कंपनियां लिस्ट हुई, यानी कि 100 करोड़ रुपए से ऊपर मार्केट में मांगने चली आई। तो बताइए, अब तक आपको यह जानकारी अगर समझ में आ गई है तो आपके मन में यह उत्साह तो बन चुका होगा कि भाई साहब अत्यंत जरूरी चीज है डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट के लिए लिंक लगा है कमेंट बॉक्स में, अभी जाइए फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए, जाकर के अपनी सारी डिटेल्स भरिए। डिटेल्स को भरते हुए बिल्कुल वहां के आईपीओ सेक्शन में पहुंचिए, वहां जाकर के अप्लाई कर दीजिए। जो आईपीओ आपको चाहिए उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब साहब मैं अप्लाई करने जाऊंगा तो पैसा कटेगा क्या? हाँ, बिना पैसे के तो क्या ही मिलता है बाबू मोशाय। ऐसे में अब आपको पैसा खर्च करना है। पैसा खर्च करना है तो आईपीओ के लिए आपके पास पैसा पे करने का तरीका क्या होगा? आपके पास जो तरीका हो, आप यूपीआई से जा सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से जा सकते हैं, और तो और आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं। ऑफलाइन भी जा सकते हैं, हाँ। आप रजिस्टर्ड सब ब्रोकर के पास जा सकते हैं, आप बैंक के पास जा सकते हैं और अपने लिए आईपीओ मांग सकते हैं। लेकिन तरीका होगा डीमैट अकाउंट, यानी बिना डीमैट अकाउंट के आपके पास कोई भी आईपीओ का शेयर नहीं पहुंचेगा। ये पहले दिमाग में बिठा लीजिए। ओके, अगर ऐसा है तो यूपीआई की कहानी क्या है? क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा यूपीआई यूज हो रहा है। तो जैसे ही आप जाकर के आईपीओ वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, आप अपने लिए कुछ लगे हुए वहां पर शेयर देखेंगे। आप उसमें से किसी एक शेयर को क्लिक करेंगे, कंपनी को क्लिक करेंगे, वो आपसे लॉट साइज पूछेगा, कितना लॉट चाहिए। एक लॉट में हो सकता है आपको दिखाए कि यहाँ पे 1600 शेयर मिलेंगे। 1600 शेयर का कुछ एक्स दाम बताया जाएगा, उसका पेमेंट करने के लिए यूपीआई आईडी लगा होगा। सर एक मिनट, मेरे अप्लाई करते ही मुझे हिस्सा मिल जाता है क्या? और मिल जाता है तो फिर ये ओवर सब्सक्राइब क्या होता है? जब पता है कि एक कंपनी के इतने सारे दावेदार हैं तो फिर दावेदार होने का मतलब ही क्या हुआ? मेरे पेमेंट करते ही सब मिल गया तो नहीं। आईपीओ जब आता है तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई फिल्म स्टार आ रहा है और आने के लिए आप लाइन में लगकर खड़े हो कि आप में से किसके साथ वो हाथ मिलाएगा। आईपीओ का शेयर भी बिल्कुल वैसे ही है। आप अगर चाहते हैं कि उस शेयर को पाएं तो लगिए लाइन में। लाइन में लगना है और लाइन में लग करके जब आप लग रहे होते हैं फिर आपकी किस्मत चमकती है लॉटरी के रूप में, अगर लोग ज्यादा चाहने वाले हैं। और अगर नहीं चाहने वाले हैं तो फिर आपको भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है। यानी कि जितने चाहने वाले थे उतना ही अगर प्राइस बैंड में आईपीओ लैंड हो गया तो जितना दाम था उतना आपको मिल गया, उससे ज्यादा उत्साहित लोग नहीं हो पाते हैं। खैर, इसमें भी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बड़ा सवाल यह है कि सर एक बात बताइए, आज आईपीओ के अंदर मैं अपना आवेदन करने गया, मुझे बताया गया कि 4 दिन बाद आईपीओ खुलेगा। 4 दिन बाद आईपीओ खुलेगा तब पता चलेगा कि मुझे मेरे पास में शेयर आया या नहीं। सर एक बात बताइए कि 4 दिन बाद शेयर आया या नहीं, मेरा तो 4 दिन के लिए पैसा अटक गया, इसका क्या होगा? इसकी व्यवस्था बकायदा की गई है सेबी के द्वारा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के माध्यम से, जिसे एएसबीए कहते हैं। साथियों, चाहे आईपीओ हो या फिर फॉलो ऑन वाला एफपीओ हो, इन दोनों ही केसेस में जब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और यूपीआई से या नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट दे रहे होते हैं, उस समय आपका पेमेंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब आपका पैसा तब तक नहीं कटेगा जब तक आपके पास शेयर अलॉट नहीं हो जाएगा, लेकिन आप उस पैसे का फिर कोई और यूज नहीं कर पाएंगे उन 3-4 दिनों में।
आपके पास वो पैसा ब्लॉक है का मतलब है कि 4 दिन के लिए अगर आपने आवेदन करके रखा है तो ना तो आप उसे यूज करेंगे, ना ही वो कंपनी उसे यूज करेगी। आपके बैंक अकाउंट में वो डला रहेगा। बैंक अकाउंट में डले डले बैंक उस पर अगर आपको इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो करती रहेगी। आपका वो ब्लॉक अमाउंट इसलिए रख दिया कि कल को जैसे ही आपका नंबर आए तो ये पैसा पे करने के लिए उपलब्ध हो। उस समय आप ये ना कहें सर रुक जाओ, लोन के लिए आवेदन दिया है, या सर रुक जाओ मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूं। वो सब तरीके नहीं, वो तो बस बटेगा, बटेगा तो सब में बटेगा। ऐसी स्थिति में आईपीओ के लिए एएसबीए मॉडल अपनाया जाता है, यानी कि सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, जिसका कोई भी गलत उद्देश्य नहीं है। ये ब्लॉक उद्देश्य इतना ही है कि आपका पेमेंट उतने देर के लिए, जितनी देर आपने आवेदन किया है, वो ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है। अब आपसे सवाल बनता है सर मैं अगर ऑफलाइन करने जाऊं, सेम यही तरीका, उसमें भी आपसे सब चीजें भरवाई जाएंगी, आपके मैंडेट की जानकारी ली जाएगी, एएसबीए उसमें भी फुल कराया जाएगा, डीमैट अकाउंट उसमें भी बनवाया जाएगा। इसीलिए अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स में जो डीमैट अकाउंट आप बनाएंगे, नीचे दिए लिंक से वो जो नंबर लिख करके आएगा, उस नंबर को कहीं सुरक्षित रख करके लिख दीजिएगा, उसे अपने पास संभाल कर रखिएगा। वो आपके पास वॉलेट में, आपके मोबाइल में सुरक्षित लिखा होना चाहिए। जैसे आपके अकाउंट नंबर आपको याद होते हैं, ऐसे डीमैट नंबर भी आपको याद हो तो आपके लिए सुविधा रहती है, ताकि आप उसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका असेट है। अब सवाल बड़ा बनता है, सर एक बात बताइए, सारी बातें सही हैं, मैं किसी शेयर में भाव कैसे पता करूं कि अल्टीमेटली ये शेयर इतने का ही मिलेगा? बड़ा सवाल है, लेकिन साथियों इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है। तो कौन तय करता है सर? मैं बताता हूं। मैंने एक कंपनी बनाई, नाम था फलूदा प्राइवेट लिमिटेड। फलूदा प्राइवेट लिमिटेड के लिए मैं सेबी के पास गया, मैंने कहा सुनो ये मेरा डीएचआरपी है, इसे सबमिट करो, मैं बाजार से चाहता हूं 1000 करोड़ रुपए लेना। सेबी हमें देखी, बहुत बढ़िया, बहुत इज्जत आ रही तुम्हारे ऊपर, बेटा ये बताओगे कि 1000 करोड़ रुपया किसने कहा कि तुम्हारी वैल्यू है? कहां से पता चला कि तुम्हारी 1000 करोड़ वैल्यू है? हमने कहा बस हमारी फीलिंग है, हमें 1000 करोड़ रुपए चाहिए। फिर तो देखो हम एकदम बिल्कुल भोकाल कंपनी बना देंगे। ठहरो जरा, 1000 करोड़ के लिए तुम्हें किसी ने समझाया होगा 1000 करोड़ का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, सेल क्या होती है, डिमांड क्या होती है, कुछ पता है ऐसा? बोले नहीं पता है। बोले चलो लौट जाओ। यानी कि एक हमने रेगुलेटर बिठा रखा है जो यह तय करता है कि कोई भी उठ करके मुंह उठाकर ना पहुंच जाए कि अपुनिच कंपनी बनाएगा। इसके लिए सेबी बैठी है, वो आपके पहले डॉक्यूमेंट देखती है कि हाँ भाई पैसा उठाने आ रहे हो, बताओ बाजार में अब तक क्या किया है, कोई फ्रॉड तो करके नहीं आ रहे हो, बाजार में तुम्हारे ऊपर कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रहा है, तुम्हारी कंपनी के डायरेक्टर्स तो नहीं लड़ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर कोई फ्रॉड का चार्ज या भगोड़े का कोई चार्ज तो नहीं लगा हुआ है। ये सब चेक करने का काम सेबी कर रही होती है। ओके, इससे पहले लेकिन मुझे 1000 करोड़ चाहिए, ये बाजार तय करेगा। मान लो साहब मैंने फलूदा प्राइवेट लिमिटेड बनाई है, मेरे पास देश में 10 लाख फलूदे के स्टॉल हैं और हर दुकान की सेल 1 लाख रुपए की है मंथली। भाई साहब ये तो धंधा बड़ा हो गया, मैं तो किंग कॉन्ग बन गया। ऐसे में इतना पैसा लेकर के अगर मैं बाजार में उतरूंगा तो भाई सेबी भी मेरा इंतजार करेगी। तो सेबी के पास डेटा होगा, लाख कंपनी, इसके पास 10,000 ठेले हैं, हर ठेले की कमाई 1 लाख रुपए है, रेवेन्यू तगड़ा है, डिमांड सप्लाई तो ऐसे है कि गर्मियों में तो एकदम शूट हो जाता है और सर्दियां आती है तो मूंगफली बेच के पैसे कमा लेता है। मतलब आपने अपना एक प्रॉपर मॉडल प्रस्तुत कर दिया। जब आपने मॉडल उसके सामने प्रस्तुत किया तो एक वैल्यूएशन के लिए कंपनी बनाई गई। वो वैल्यूएशन की कंपनी जिसने आपको इतने सारे ठेले के लिए कभी फाइनेंस किया होगा, वो बैंक जिससे कभी आपने लोन लिया होगा, वो व्यक्ति जो कभी आपके साथ एंजल इन्वेस्टर बनकर जुड़ा होगा, वो सब जुड़े आपके साथ कि हाँ यार तुम्हारी तो वर्थ है भाई, एक ठेला भी बेचोगे तो इतने का माल है, तुम जा सकते हो। कुछ इस प्रकार से बाजार तय करता है कि आपकी कंपनी का वैल्यू क्या होगा। आप उस वैल्यू को लेकर जब मार्केट में पहुंचते हैं, सेबी के पास जब पहुंचते हैं, तो सेबी फिर आपको परमिशन देती है कि ठीक है जाओ, कितने शेयर लाए हो, कितने शेयर दोगे? कि सर देखो मालिक समेत मिलाकर मेरे पास 1 लाख शेयर हैं, मैं अपने पास 50% शेयर रखना चाहता हूं, बाकी 50% जनता में बांटना चाहता हूं। बोले बहुत बढ़िया। अब अगर तुम्हारे पास 1 लाख शेयर हैं, 50,000 तुम जनता में बेचना चाहते हो, तो चलो तुम्हें कुछ सहूलियत देते हैं। बस यहीं से आरबीआई सेबी के द्वारा कुछ सहूलियतें कानून के रूप में दे दी जाती हैं और कहा जाता है कि सुनो जो तुम्हारे शेयर बचे हैं 50%, एक बार के लिए इन्हें बाजार के लिए उपलब्ध 100% शेयर मान लो। बोले मान लिया। बोले इन बचे हुए 100% शेयर में से तुम
35% शेयर आम जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब उनके लिए आम जनता आवेदन कर सकती है। 50% का 50% है ये, मतलब कि 50% तो मालिक के पास, 50% जनता के लिए उतारा। उस 50% को फिलहाल हम एज एन होल 100% मानकर बात कर रहे हैं। उस 100% का 35% रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए डिक्लेयर कर दिया कि भाई सुनो, तुम लोग इसके साथ खेल लो। आम जन जो 2 लाख रुपए से कम का शेयर खरीदना चाहता है वो उसमें घुस गया। दूसरा इन्वेस्टर इसमें रखा जिसका नाम था QII, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसके लिए कहा गया कि वो 50% से ज्यादा पैसा नहीं लगाएगा। ये बड़े लोग हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हाउसेज हैं, और तो और इनमें वो एंकर इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं जो 10 करोड़ रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। ये सारा मैं मेन फील्ड आईपीओ के लिए बता रहा हूं। अर्थात जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनमें कुछ क्राइटेरिया सेट हुए कि 35% क्राइटेरिया है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बैंक, कमर्शियल बैंक्स या फिर एंकर इन्वेस्टर्स, उनके लिए 50%। इनके लिए 50% का मतलब हुआ कि अगर आपने टोटल 50% शेयर बाजार में उतारे हैं अपने, तो उसके 25% इनके होंगे। इसके अलावा दूसरा HNIs, जिनका कहना है कि सर मेरे पास थोड़ा पैसा 2 लाख से ज्यादा है, मैं वो निवेश करना चाहता हूं, माफी चाहूंगा, वो अगर निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए HNI या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी है, बोले 15% इनके लिए भी रख दो। तो जो लोग शेयर बाजार में एंट्री कर रहे होते हैं आईपीओ के लिए, वो समटाइम्स अपने आप को NII कैटेगरी में रखते हैं। सिंपल करें, 100% शेयर था, 100% में से 35% रिटेल के लिए, 50% पैसे वाले एंकर इन्वेस्टर्स या फिर QII के लिए, और 15% HNIs के लिए। कुछ इस प्रकार से बाजार के अंदर आईपीओ को लॉन्च कर दिया जाता है कि जाओ भाई बांट दो सबके बीच में जाकर के। आप बाजार में बांटने पहुंचे तो लोगों ने इंटरेस्ट शो किया। इंटरेस्ट शो किया तो 3 तरह के रिजल्ट्स हो सकते थे, या तो कोई बिल्कुल नहीं करता, अंडर सब्सक्राइब रह जाता, या पूरी तरह सब्सक्राइब हो जाता, जितना निकाला उतना लोग लेने आ गए, और तीसरा, आपने जितना सोचा उससे ज्यादा लोग आ गए। एक उदाहरण दिखाता हूं एलजी का। एलजी में आप क्यू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसके अंदर आप एंकर इन्वेस्टर को देखें, वो 166 गुना ओवर सब्सक्राइब किए। मतलब शेयर था बाजार में 2 करोड़, खरीदने के लिए लगभग 3.5 करोड़ शेयर लोग आ गए थे। ऐसे ही अगर आप एनआईआई के बारे में बात करें, एनआईआई क्या था? आपके सामने नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो 2 लाख रुपए से ऊपर खर्च कर सकता है, वो 22.5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने आ गया। उसमें भी 10 लाख से ज्यादा लगाने वाला, जो 2 लाख से ऊपर लगाता है, उसमें भी एक बिग वाला है जो 10 लाख से ऊपर लगाएगा, और एक स्मॉल वाला है जो 10 लाख से कम और 2 लाख से अधिक लगाएगा। उनका ओवर सब्सक्राइब हुआ। इसी प्रकार से रिटेल इन्वेस्टर, आप और हम जैसे जो लोग आए, वो 3.5 गुना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट दिए। लेकिन आप सोचकर देखिए, 50% तो सारा खेला ये QIB ही खेल गया। इसका मतलब ये तय था कि जैसे ही शेयर लिस्ट होने आएगा, तो ये जितना प्राइस बैंड है उससे ऊपर ही जाकर लिस्ट होगा। प्राइस बैंड डिक्लेयर था कि इतने रुपए में ही आपको शेयर परचेज करना है। इशू प्राइस निकाला गया था 1140 रुपए का, इतने में आप शेयर परचेज कर लीजिए, या इसकी एक रेंज दे दी गई जो कि 20% से ऊपर नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू सेबी। आपने जैसे ही लिस्टिंग के समय देखा, शट से ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि लाइन में खड़े थे इतने सारे शेयर खरीदने वाले। उपलब्ध शेयर की संख्या वर्सेस अगर देने वाले शेयर की बात करें, इसमें बड़ा अंतर था, इसलिए लिस्टेड होते ही ऊपर चला गया। सर कोई शेयर ऊपर जाएगा या नहीं, ये पता कैसे लगाते हैं? आइए ग्रे मार्केट में प्रीमियम मालूम करिए। अरे ग्रे मार्केट में प्रीमियम का मतलब है, कभी पिक्चर देखे हो नंबर 2 से, ब्लैक में टिकट लेकर मूवी देखे हो? अगर देखे हो तो ये पता चल जाएगा। आजकल तो आप सब लोग एप्लीकेशन वाले लोग बाग हैं, चेक कर लेते हैं टिकट्स को, लेकिन एक जमाना था जब विंडो पर जाकर टिकट मिलती थी, और जब पहुंचते थे और टिकट नहीं होती थी, तो कुछ लोग प्राइवेट में टिकट बेचा करते थे, और टिकट बेचने के नाम पर 100 का टिकट 125 में बेचकर मुनाफा वसूली किया करते थे। यानी कि टिकट की कालाबाजारी। बिल्कुल वैसे ही शेयर की भी कालाबाजारी होती है। शेयर बाजार में आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी ना कभी अनसब्सक्राइब या अनलिस्टेड शेयर परचेज कर लिए थे, या बैकडोर सेटिंग बिठाकर बाजार को बता रहे थे कि सुनो ये शेयर ज्यादा भाव पर जाएगा। यहीं से ग्रे मार्केट प्रीमियम पता चलता है। अजी आसान भाषा में समझिए, जैसे इलेक्शन के अंदर सट्टा बाजार की बात होती है, बिल्कुल वैसे ही
कई बार शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम पता चलता है कि ये शेयर तो भाई साहब जितनी कीमत है ना, उससे भी बड़े प्रीमियम के लिए लोग देने को तैयार हैं। लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब जैसे ही आपका आईपीओ में शेयर आ जाए, ये पकड़ो मुझसे दाम, मुझे इतने में तो आप दे ही देना, मैं तो एकदम मरा जा रहा हूं। उदाहरण के लिए ये आपके सामने कुछ मैंने शेयर दिखाए, सोचो 650 का शेयर है, 550 रुपया अतिरिक्त देने के लिए भाई साहब तैयार खड़े हैं। 250 रुपए का शेयर है, 125 रुपया एक्स्ट्रा देने के लिए लोग खड़े हैं। यानी कि बाजार में जो भाव है, अगर उससे ऊपर, ये वो वाली बात है, आप गाड़ी लेने गए, गाड़ी की बात करी, बस 6 महीने की बुकिंग है, आपने कहा यार सुनो कुछ पैसा ज्यादा लेके गाड़ी दे दो ना, तो वो जो आप अतिरिक्त रुपए दे रहे हो ना, वो एक तरह से ग्रे मार्केट प्रीमियम है। और जब किसी स्टॉक पर ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ रहा होता है, वहीं से पता चलता है कि ओहो, ये तो शेयर ज्यादा मार्केट में उठेगा। हालांकि लोग इसके साथ भी ब्लफ करते हैं। ब्लफ करते हैं का मतलब कई बार ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी गोच पोच कर दिया जाता है। कहा जाता है कि सुनो, फेक न्यूज उड़ा दो इसकी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत चढ़ गया है, लोग बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। खैर, हम उन चीजों में फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन समझिए, आम जनमानस ग्रे मार्केट प्रीमियम से यह पता लगाता है कि कितना लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। कुल मिलाकर के आप आईपीओ की जर्नी में एंट्री कर गए, आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया, आपने आईपीओ में आईपीओ सेलेक्ट कर लिया, आईपीओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लिया, आपने समझ लिया कि आपका पैसा कैसे ब्लॉक होता है, आप वहां पहुंच चुके हैं। अब आता है आईपीओ का अलॉटमेंट। अलॉटमेंट से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो आप लोग ध्यान रख लें तो फायदा रहेगा। जैसे आप अगर एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट बना लें, फायदा रहेगा। घर के अंदर 4-5 सदस्य हैं, सबके पास पैन कार्ड है, तो नीचे दिए लिंक से सबसे आप अपना एक बार डीमैट अकाउंट खुलवा लें। ऐसा इसलिए, जब सोचकर देखिए कि 100 को चाहने के लिए 1000 लोग खड़े हों, तो चांस बदल बढ़ जाता है ना, कि जैसे पता नहीं इसका नंबर आएगा या नहीं, इसका नंबर आएगा नहीं, 2-4 लोगों के नंबर से करवा दीजिए, तो उससे आपका चांस थोड़ा बढ़ जाता है। तो जब जब आपको शेयर खरीदने की इतनी जिद मच रही हो, तो अपने पास में डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ा लीजिए। दूसरा, जो प्राइस बैंड दिया जाए उसमें अपर प्राइस बैंड चूज करिए। इन जनरल कन्वेंशन कहा जाता है ना कि ज्यादा प्राइस लगा के पहले ही बैठे हो, तो आपके चांस बढ़ जाते हैं। तीसरा, आप आवेदन लास्ट दिन पर मत करें। पता चल रहा है कि उस समय कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, आपके सपने पानी में बह गए। इसके साथ आप जब इस प्रकार की पॉलिसीज फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट को सेफ करते हुए उन प्लेटफॉर्म्स को चुने जिन्होंने पहले भी आईपीओ में लोगों को अच्छे स्टॉक्स दिखाए हैं। जैसे मैंने जो आपके साथ में लिंक पिन किया हुआ है, इसका काफी अच्छा सक्सेस रेशो है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म इन चीजों के लिए बहुत ही विख्यात होते हैं कि हाँ भाई, इनके पास से शेयर मिलता है। सर, लेकिन ये शेयर बांटता कौन है? इनके लिए होते हैं एक अब्बा जी, जिन्हें आर्बिट्रार कहा जाता है, अंग्रेजी में इन्हें रजिस्ट्रार कहा जाता है। ये वो रजिस्ट्रार हैं जिन्होंने तय करना है कि ये शेयर आपको मिलेगा, ये शेयर आपको मिलेगा, ये शेयर आपको मिलेगा। कोई नहीं जानता कि शेयर कैसे मिलता है, आईपीओ के अंदर शेयर कैसे बंटता है, किसी को नहीं पता। ये कुछ एजेंसीज हैं जिनसे आप पता लगा पाते हैं कि मुझे स्टॉक मिला या नहीं मिला, मुझे शेयर अलॉट हुआ या नहीं हुआ। कहते हैं कि ज्यादा लोग आवेदन कर देते हैं, तो ये लोग लॉटरी के माध्यम से बताते हैं। फेयर तरीका ऐसे फॉलो करते हैं कि ज्यादा आवेदन आ गए तो सारे आवेदनकर्ताओं को एक एक दे दो, बच गया तो फिर उसको प्रेफरेंशियल आधार पर दे दो। लेकिन इसका कोई सेट रूल नहीं है, किसी को मिल सकता है, किसी को नहीं मिल सकता है। लेकिन हां, शेयर अलॉटमेंट के लिए बकायदा टॉप आईपीओ रजिस्ट्रार इंडिया के अंदर लिस्टेड हैं, वही आपका अलॉटमेंट सुनिश्चित करते हैं। उम्मीद है कि आपको आईपीओ के अंदर कहानी समझ में आ गई होगी। सर, मैंने जो पैसा लगाया वो पैसा पूरी तरह ब्लॉक रह जाएगा या वापस भी आ जाएगा? देखो, अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, जैसे ही आईपीओ लिस्ट होने पहुंचा, तुरंत आपका पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। अधिकतम 4 दिन के अंदर आपका पैसा आप तक पहुंच जाता है। वो पैसा कोई यूज नहीं कर रहा, बैंक में था तो बैंक के अंदर ही रहा, और उस बैंक के अंदर रहते हुए पैसे पर जो बैंक आपको सुविधाएं देती थी वो देती रही। ठीक है साहब। सर, मेरा पैसा रिफंड आने का या कारण क्या हो सकता है? हो सकता है आपने पैन में सही जानकारी ना भरी हो, आप सकता है आपने अकाउंट में बैलेंस प्रॉपर ना रखा हो, आपने अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कुछ कमी छोड़ी हो। मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा, डीमैट डीमैट एक जरूरी प्रक्रिया है, उसे आप हल्के में ना लें, तो आपको ये प्रोसेस पूरी तरह से संजीदगी से फॉलो करते हुए चलना होता है और आप आईपीओ में पहुंच जाते हैं। सर, आईपीओ में मेरा शेयर अलॉट हो गया, उसका कैसे पता चलता है? पता चलने का तरीका बताया ना, आपका जो डीमैट अकाउंट है वहां दिख जाएगा, और जो रजिस्ट्रार बताए उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर लो कि आपको आईपीओ मिला कि नहीं। सर, मैं उसको बेचना चाहूं तो कब बेच सकता हूं? 10 बजे। 10 बजे से मतलब बाजार तो सुबह 9:15 खुल जाता है, लेकिन आईपीओ के लिए 10 बजे, मतलब जब आपका आईपीओ आप तक पहुंच गया, यानी कि आपके पास इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि शेयर आ गया, अब आप उसे 10 बजे बाजार में बेचने आ सकते हैं। लिस्ट होते ही 10 बजे आप अपने शेयर को ओपन मार्केट में यानी कि सेकेंडरी ट्रेड के लिए लेकर आ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने शेयर्स के साथ बहुत खुश होंगे। हमारे इस पूरी जर्नी को सुनकर के आपके मन में चेतना जगी होगी कि ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, अब तो मुझे भी आईपीओ से पैसा कमा ही लेना चाहिए।
आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथियों से जरूर साझा करिएगा। और हां, फिर से कह रहा हूं कि ये सुन करके इस इंफॉर्मेशन को कचरा मत बनाइएगा। अगर आपने इतना समय इसको सुनने में लगा ही लिया है तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करिए, डीमैट अकाउंट खोलिए, प्रोसीजर का हिस्सा बनिए, समझिए कि बाजार चल कैसे रहा है। इसका उद्देश्य केवल आपको यह बताना है कि आप भी उस कहानी का हिस्सा बनिए जिसे आपने इतनी देर तक सुना है। जरूरी नहीं है कि आप जाकर खरीदें, मैं जो बता रहा हूं वही शेयर खरीदें, नहीं। खुद से रिसर्च करें, खुद से चीजों को समझें। लेकिन जब आप इतना समय इस पूरी कहानी को सुनने में बिता चुके हैं तो ये प्रक्रिया भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। बाकी यदि ये सीरीज पसंद आ रही है तो हम आपके पास ऐसी ही जानकारियां फर्दर लाते रहेंगे। थैंक यू।